और आज हम ऑक्सीजन की स्ट्रेस को, अगर सॉइल में जमीन में ऑक्सीजन की स्ट्रेस या ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है। प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है। ऑक्सीजन एक एटमॉस्फेयर से भी हासिल की जा सकती है। इसी तरह से एक एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो आए सॉइल में आए, रूट्स के लिए आए, तो रूट्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है और पार्ट्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऐसे सॉइल होते हैं, कुछ सॉइल जहाँ पे इस तरह से कीचड़ जैसा हैबिटेट होता है, तो वेट हैबिटेट होता है, तो वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। वहां पे ऑक्सीजन जो है, एयर है, वो पहुंच नहीं पाती है डायरेक्टली रूट्स तक। ये जो एक नुकसान हो सकता है। जमीन के अंदर जो प्लोइंग या हल देने का जो अमल होता है, उस जमीन को जरा पोरस बनाई जाती है इस मकसद के लिए ताकि उसके अंदर एयर या ऑक्सीजन, पर ऐसी जमीन जहाँ पे जिस तरह से वेट हैबिटेट है या वाटर है या कीचड़ जैसा माहौल है, तो वहां पे ऑक्सीजन इस सॉइल के अंदर पहुंच नहीं पाएगी। तो नेचुरली अब इस स्ट्रेस को रेस्पॉन्स देने के लिए प्लांट्स के पास स्पेशल टाइप की एडेप्टेशन है। इसके अंदर अंडरग्राउंड जैसे रूट्स हैं, वहां पे ऐसी रूट्स निकलती हैं, सरफेस पे आती हैं, जिनके अंदर पोर्स होते हैं। खास तौर पे ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, उनकी खास किस्म की रूट्स होती हैं जिन्हें कहते हैं एरियल रूट्स कहते हैं। प्लांट्स हैव डेवलप्ड एरियल रूट्स और इनके अंदर ऐसे न्यूमेटोफोर्स, ऐसी फोर्स वाली रूट्स को कहते हैं न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। इन न्यूमेटोफोर्स की एरियल रूट्स की मदद से एयर जो एटमॉस्फेयर से देन रूट तक पहुंच सकती है। तो अगर ऑक्सीजन की स्ट्रेस होगी भी तो प्लांट इस तरह से ओवरकम कर लेते हैं। जो खास तौर पर मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, उनके अंदर इस तरह के एरियल रूट्स या न्यूमेटोफोर्स डेवलप होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइक कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। जैसे प्लांट्स हैं लाइक सम प्लांट्स जो वेट हैबिटेट में रहते हैं, मार्शिस के अंदर रहते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा पानी वगैरह एनवायरमेंट होता है, तो उनके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। फिर उन्हीं के अंदर जो है ऐसी एडेप्टेशंस होती है। दे हैव डेवलप्ड एरियल रूट्स दैट प्रोवाइड एक्सेस टू ऑक्सीजन। एरियल रूट का मतलब होता है, हालांकि जमीन तो अंडरग्राउंड होनी चाहिए, रूट तो अंडरग्राउंड होनी चाहिए, पर ऐसी अबव द सरफेस होती है, तो उसे हम कहते हैं एरियल रूट कहते हैं। एरियल रूट ग्रो करती है अबव द सरफेस और उसके अंदर भी पोर्स होते हैं, और वहां से एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन होती है, एयर होती है, उन पोर्स के लिए दाखिल होगी और जाके रूट तक जाएगी। इलस्ट्रेशन जैसे ये मैंग्रोव फॉरेस्ट, फॉर एग्जांपल ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो उसके अंदर सरफेस से बाहर जो है इस तरह की रूट्स जो निकली होती है, जिन्हें कहते हैं न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। वर्टिकल ब्रांचेस ऑफ अंडरग्राउंड रूट्स होती हैं। अंडरग्राउंड रूट्स जो है उनकी वर्टिकल ऐसी ब्रांचेस हैं जिसके अंदर ऐसे पोर्स होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स भी कह सकते हैं, या एक और भी रूट टर्म इस्तेमाल किया जा सकता है, ब्रीदिंग रूट भी इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ये सॉइल है और उसके बाद जैसे ये वाटर की लेवल है, तो आप देखिए ये अंडरग्राउंड रूट है, उसकी एक ब्रांच जो निकली है अबव द सरफेस ऑफ वाटर के भी अबव है, और इसके अंदर जैसे ऐसी पोर्स की प्रेजेंस होती है। टिप ऑफ द रूट विद पोर, जो रूट की टिप होती है उसके अंदर ऐसे पोर्स होते हैं। अब एटमॉस्फेयर से जो एयर आएगी या ऑक्सीजन होगी, एयर नथिंग बट जो ऑक्सीजन होगी वो एटमॉस्फेयर से आएगी, और एटमॉस्फेयर की एयर अब डायरेक्टली जैसे रूट को मिलेगी, अब इस रूट को एयर मिलेगी। वरना क्या था, वरना जो है अबव द ग्राउंड जैसे एक वाटर की कंडीशन थी, तो वहां पे एटमॉस्फेयर वाली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती थी। अब इन ब्रीदिंग रूट्स के जरिए, इन रेस्पिरेटरी रूट के जरिए, इन न्यूमेटोफोर्स के जरिए अब जो है एटमॉस्फेयर से एयर जो है इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द रूट तक ये आ सकती है। एक और प्लांट की कैटेगरी है जिसे कहते हैं सबमर्ज प्लांट कहते हैं। सबमर्ज प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं, सबमर्ज प्लांट्स दे ग्रो इंटायरली बिलो अप टू द वाटर सरफेस। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं सबमर्ज प्लांट कहते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड
पानी के अंदर जो प्लांट्स भी होते हैं, जैसे पॉन्ड वाटर में अगर आपने देखा होगा तो कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी के नीचे ही होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सबमर्ज्ड प्लांट कहते हैं। तो इन प्लांट्स के अंदर भी जैसे जो रूट्स, तो जाहिर है अंदर है, वहां पे ऊपर सरफेस पे जैसे वाटर है, ऑक्सीजन कैसे पहुंचे? तो इनके पास जैसे ईयर ट्यूब्स की डेवलपमेंट होती है, दे हैव डेवलप्ड ईयर ट्यूब्स। अलग क्वेश्चन है, सबमर्ज प्लांट का अलग क्वेश्चन है और मैंग्रोव्स का अलग क्वेश्चन है। इधर स्ट्रक्चरल एडिप्टेशन इज द डेवलपमेंट। वो फिर क्या करेंगे? एयर ट्यूब्स दैट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द सबमर्ज रूट्स। सबमर्ज प्लांट की रूट्स होती है, वहां तक ऑक्सीजन जाती है, बिकॉज एयर ट्यूब्स के अंदर ये एबिलिटी होती है दैट कैन एक्सटेंड फ्रॉम द रूट्स टू द सरफेस। रूट से लेकर वाटर के अबव सरफेस तक जो है ये आ जाते हैं, देन सरफेस से ऑक्सीजन जो है इन रूट्स तक आ सकती है। तो ये एसटीबी की तो पॉइंट नहीं है, बट हम थोड़ा सा इसको समझने के लिए ऐसे कि रूट से एयर ट्यूब से निकलती है और एयर ट्यूब से सरफेस तक आते हैं और उसके जरिए जैसे ऑक्सीजन आएगी और अल्टीमेटली रूट्स को मिलेगी। इस तरह से जो खास तौर पे जो सबमर्ज प्लांट होते हैं, अंडर द वाटर होते हैं, जो ग्रो करते हैं, उनके यहाँ एयर ट्यूब्स होते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, उनके अंदर जैसे न्यूमेटोफोर्स होते हैं या एरियल रूट्स होते हैं, जिनके जरिए ऑक्सीजन अल्टीमेटली रूट तक पहुंच जाती है। तो अगर भले जिस तरह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो, पर प्लांट के पास से नेचुरल एक एडेप्टेशन होते हैं, जैसे न्यूमेटोफोर्स की सूरत में या एयर ट्यूब्स की सूरत में, जिसके जरिए एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन अल्टीमेटली रूट तक पहुंच सकती है। अगर बाय द वे अगर देखा जाए तो मींस वाटर की प्रेजेंस अगर है तो एयर वहां पे नहीं पहुंच सकती है। तो ये चंद एक प्लांट होते हैं उनके अंदर एडेप्टेशन होती है, नॉट इन ऑल प्लांट्स, सब प्लांट्स के अंदर नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं रिस्पॉन्स टू साल्ट स्ट्रेस। साल्ट स्ट्रेस यकीनन कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जैसे कोस्टल एरियाज हैं या कुछ और ऐसी जमीन है जिस सॉइल भी होता है जिसके अंदर सॉल्यूट या साल्ट्स जो है उनकी हाई कंसंट्रेशन होती है। आपने अगर लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा ओस्मोसिस के एक्सपेरिमेंट के हवाले से कि जिस जगह पे सॉल्यूट या साल्ट की कंसंट्रेशन हायर होती है, सॉल्यूट जिस भी जगह पे हायर कंसंट्रेशन में होंगे तो उसी जगह पे जो है ना वाटर दूसरे किसी मीडियम से वाटर निकल के इस जगह पे वाटर आ सकता है। तो इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लें कि ऐसा सॉइल या जमीन है जिसके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन हायर है, अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हायर होगी तो यकीनन ऐसी सिचुएशन में इस प्लांट का भी वाटर जो है निकल के इस सॉइल के अंदर आ सकता है और जिसकी वजह से प्लांट की डेथ हो सकती है। अगर प्लांट का भी वाटर निकल के ऐसे सॉइल में आएगा जहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हायर होगी तो उस कंडीशन में प्लांट की डेथ हो जाएगी। पर आप देखते रहते हैं कई ऐसे प्लांट होते हैं जो कोस्टल एरियाज पे पाए जाते हैं पर उनकी डेथ नहीं होती है। वाई नेचर की तरफ से उनके पास भी एक ऐसी एडेप्टेशंस दी गई है जिसकी वजह से उनका डेथ नहीं होता है। अपटेक का वाटर भी करते हैं, प्लस में एक्सेस साल्ट होते हैं उनको भी रिमूव करते हैं। दोनों किस्म की एडेप्टेशन इनके पास मौजूद है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हायर होगी तो प्लांट पे क्या इफेक्ट होगा। अगर हाई साल्ट कंसंट्रेशन होगी, कुछ ऐसे सॉइल जिनके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अगर हायर होगी तो वो लोअरिंग द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉइल, सॉइल का वाटर पोटेंशियल लोअर हो जाएगा। एक्स ओस्मोसिस की कंडीशन होगी और यू नो वेरी वेल एक्स ओस्मोसिस की वजह से वहां पे जो पाए जाने वाले प्लांट्स होंगे उन प्लांट सेल्स के अंदर प्लाज्मोलाइसिस होगी और जिसके रिजल्ट में प्लांट का डेथ हो सकता है। अगर सॉइल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हायर होगी तो प्लांट का डेथ हो सकता है। पर जो हेलोफाइट्स होते हैं, नॉट इन ऑल प्लांट्स, पर हेलोफाइट्स की जो कैटेगरी होती है प्लांट्स के अंदर हेलोफाइट्स, यू नो वेरी वेल चैप्टर 1 के अंदर आपने इंटर क्लास चैप्टर 1 के अंदर हेलोफाइट्स की कैटेगरी पढ़ी है। तो ऐसे प्लांट्स जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, साल्टी सॉइल होते हैं, उनके अंदर जिंदा रहने वाले या वहां पे सरवाइव करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं। तो नेचुरली इनके पास क्या है, जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर थोड़ी सी डिटेल है और आपको पता है इस डिटेल के अंदर ये लिखा हुआ है, हमने पढ़ा भी है कि लाइक जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन या साल्ट सॉइल के अंदर ज्यादा होते हैं तो सबसे पहले प्लांट ये करते हैं काम कि साल्ट्स को अपटेक करते हैं। जब साल्ट्स रूट में ज्यादा आएंगे तो यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो फौरन
वाटर आपको पता है जब सॉल्यूट कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी तो वाटर इन रूट्स के अंदर आ जाते हैं, वाटर की क्वांटिटी इस रूट के अंदर आ जाती है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि दूसरा इश्यू ये होता है कि एक्सेस साल्ट कहाँ जाएंगे। एक्सेस साल्ट इन लीव्स के अंदर साल्ट ग्लैंड्स होते हैं, एक्सेस साल्ट जो लीव्स के अंदर जो ऐसे साल्ट ग्लैंड्स होते हैं, अब उनके जरिए साल्ट ग्लैंड्स के जरिए एक्सेस साल्ट्स की रिमूवल होगी। एक्सेस साल्ट इजाफी जितने भी साल्ट्स होंगे वो सब रिमूव हो जाएंगे। एक्सेस साल्ट्स विल बी रिमूव्ड थ्रू साल्ट ग्लैंड फ्रॉम द लीव्स, और इस अमल को हम कहते हैं डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन, डी की मीनिंग होती है रिमूव करना, सैलिनेशन रेफर्स टू साल्ट। तो पहले स्टेप में जैसे प्लांट को एक इश्यू होता है कि वाटर को कैसे अपटेक करेंगे, वाटर को अपटेक उन्होंने आसानी से कर लिया। कैसे, सॉइल के अंदर जितने भी साल्ट होते हैं तो जाहिर है उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, रूट के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं तो वाटर खुद ब खुद अंदर आ जाता है। पर दूसरा इशू ये होता है कि इतने ज्यादा एक्सेस साल्ट दिन रात जिस तरह से एक दिन का काम नहीं होता है, ऐसी प्लांट सर्वाइव भी इसी सॉइल के अंदर करते हैं, तो इतने एक्सेस साल्ट कहाँ जाएंगे। तो कुदरत ने, नेचर ने इनकी एक एडेप्टेशन ये दी है कि लीव के अंदर जो है साल्ट ग्लैंड मौजूद है, एक्सेस साल्ट होंगे वो उन साल्ट को करते रहते हैं। दीज प्लांट्स स्पेशली हेलोफाइट्स हैव साल्ट ग्लैंड्स इन देयर लीव्स, जो क्या करेंगे, डीसैलिनेशन करेंगे, तो जितने भी एक्सेस साल्ट होंगे उनकी रिमूवल हो जाएगी। इस तरह से जो है अगर सॉइल के अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है तब भी प्लांट्स अपने आप को जिंदा रख लेते हैं, हाई साल्ट के अंदर भी प्लांट्स अपने आप को जिंदा रख लेते हैं। एज अ रिजल्ट साल्ट इज पम्प्ड आउट ऑफ द प्लांट्स, हाउएवर एक्सेप्ट हेलोफाइट्स अदर प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव इन द साल्ट स्टेज। सिर्फ और सिर्फ हेलोफाइट्स के पास ऐसी एडेप्टेशन है, बाकी किसी भी प्लांट के अंदर ऐसी हाई साल्ट की स्ट्रेस में जिंदा रहने की कोई भी एडेप्टेशन नहीं होती है। ओनली एंड ओनली जो हेलोफाइट्स होते हैं उनके अंदर ये ऐसी एडेप्टेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हम स्ट्रेस पे आते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेस है हाई हीट स्ट्रेस। जेठानम ये सब है, जेठानम ये सब है, जेठानम ये सब ये रहेगा हाई हीट। जैसे आपको पता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर इज नेसेसरी, ऑप्टिमम टेम्परेचर, यकीनन ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा तो वहां पे एंजाइमेटिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस उस प्लांट की या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना जरूरी है। हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के हवाले से, एंजाइम के हवाले से, कि एंजाइम्स आर थर्मोलाइबल, हीट सेंसिटिव भी हैं, एज वेल एज पीएच सेंसिटिव भी होते हैं, एंजाइम के हवाले से जो हमने पढ़ा था। तो जाहिर है हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए जिसपे उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होनी चाहिए। अगर टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से जैसे बढ़ जाता है तो यकीनन एंजाइम्स डी नेचर होंगे, अगर एंजाइम्स डी नेचर होंगे तो जाहिर है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज नहीं होगी और प्लांट का डेथ हो जाता है। तो सबसे पहले हाई हीट, जैसे आपको पता है कि इन्वायरमेंट तो कभी भी सेम या कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे आजकल जैसे हमारे यहाँ जैसे गर्मियों की मौसम आ रही है और पहले सर्दियों की थी, दुनिया के अंदर भी, पूरी दुनिया के अंदर ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन तो चेंज होती रहती है। पर इसी तरह से अगर जब हाई टेम्परेचर, खास तौर पे हमारे डेजर्ट्स के अंदर आपने देखा होगा टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है, पर ऐसी सिचुएशन के जिंदा रहते हैं, जैसे कम भी होता है कभी और ज्यादा भी होता है, तो आखिरकार उसके अंदर ऐसी क्या मैकेनिज्म है। हमें इंसानों को जैसे गर्मी लगती है तो पंखों के नीचे आ जाते हैं, एसी चला लेते हैं, किसी दरख्त के नीचे आके बैठ जाते हैं। पर जो प्लांट खुद होगा उसको जैसे हाई टेम्परेचर है, ये तो मूव भी नहीं कर सकता है, किसी से हेल्प भी नहीं ले सकता है। ये क्या ऐसी आखिरकार एडेप्टेशंस होती है जिसकी वजह से इस हाई टेम्परेचर की वजह से प्लांट अपने आप को जिंदा रखता है। तो हाई टेम्परेचर प्लांट को नुकसान दे सकता है, कैसे नुकसान दे सकता है, डीनेचरिंग इट्स एंजाइम। हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर हो सकते हैं, अगर एंजाइम डीनेचर होंगे तो यकीनन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और मेटाबॉलिज्म है उसकी डिस्टर्ब होगी और प्लांट की डेथ हो सकती है।
ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या हो सकता है, जैसे कई आप फिजिक्स के अंदर या ऐसे साइंस के अंदर प्रोसेसेस पढ़ते हैं कि जब भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको एक कूलिंग मैकेनिज्म उनके पास होनी चाहिए, जिसके जरिए वो उसका जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर होता है, इंक्रीज टेम्परेचर होता है, वो जरा कम हो सकता है। तो फॉरेन प्लांट्स के अंदर ऐसी कंडीशन के अंदर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो इंक्रीज हो जाता है। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जैसे इंक्रीज होगा तो ये एक एवापोरेटिव कूलिंग मैकेनिज्म होती है, जिसके जरिए प्लांट्स का टेम्परेचर जो पहले बढ़ रहा था तो वो जरा कम होगा। एवापोरेटिव कूलिंग इससे कहते हैं। एवापोरेटिव कूलिंग मैकेनिज्म के जरिए टेम्परेचर कम हो सकता है। जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा या बढ़ता जाएगा तो फौरन उस प्लांट के अंदर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है इंक्रीज होगा। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जब इंक्रीज होगी, ट्रांसपायरेशन का रेट जब इंक्रीज होगा तो यकीनन उसका इफेक्ट होता है, कूलिंग इफेक्ट इन द प्लांट्स होता है, जिसे हम कहते हैं कि एवापोरेटिव कूलिंग। तो इस हाई टेम्परेचर से फाइट करना, लड़ना, उसके लिए पहली एडेप्टेशन जैसे होती है एवापोरेटिव कूलिंग, ट्रांसपायरेशन रेट बढ़ जाता है। इसी तरह से दूसरा एक नुकसान हम देख सकते हैं कि हाई टेम्परेचर का नुकसान क्या होता है। हाई टेम्परेचर का नुकसान ये भी हो सकता है, जैसे कोल्ड या हाई टेम्परेचर होगा तो उसके हवाले से हम ये पढ़ सकते हैं, जैसे ये कोल्ड से रिलेटेड है, थोड़ी देर के बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर का लाइक इफेक्ट तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है, पर हम इसको थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। दूसरी पॉइंट जैसे चैप्टर 1 के अंदर भी मौजूद है, जैसे आपको पता है चैप्टर 1 होमियोस्टेसिस है, उसके अंदर भी मौजूद है हाई टेम्परेचर का इफेक्ट। तो ये वहां पे भी जैसे लिखा हुआ है एच आर अबव द 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी किसी लाइक एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एच आर अबव द 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक प्लांट के अंदर नए प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स। शॉर्ट फॉर्म में उसे कहते हैं HSP, हीट शॉक प्रोटीन्स। जैसे एट आर अबव द 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एट आर अबव द 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो प्लांट एक नए प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। उन प्रोटीन का नेम होता है हीट शॉक प्रोटीन्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हीट शॉक प्रोटीन्स है, हीट शॉक प्रोटीन्स है, हीट शॉक प्रोटीन्स है। कई इस तरह से हीट शॉक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं और इनका काम होता है दूसरे जो नॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं, अदर प्रोटीन्स होते हैं, जो रेगुलर प्रोटीन्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करना। इनको किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, तो जितने भी ऐसे हीट शॉक प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं, हीट शॉक प्रोटीन्स जितने भी ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, हीट शॉक प्रोटीन्स तो इसके इर्द गिर्द आ जाएंगे, इर्द गिर्द आ जाएंगे और इस तरह से जो ये जो मेन प्रोटीन है इसको जो है जैसे ये प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ये जो मेन प्रोटीन था इसको किसने प्रोटेक्ट किया, इसके रिमेनिंग इर्द गिर्द ये आ जाते हैं, इसको कुछ नहीं होता है। तो अगर ये स्ट्रेस हमेशा के लिए नहीं होती है, यानी थोड़ा सा एक टाइम होता है उसके अंदर जैसे स्ट्रेस होती है, तो हीट शॉक प्रोटीन का काम होता है जो अदर प्रोटीन्स है, बॉडी की नॉर्मल प्रोटीन्स है, उनको प्रोटेक्ट करना। सिर्फ तभी बनेंगे जब टेम्परेचर एट आर अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इन प्रोटीन्स का काम होगा, हीट शॉक प्रोटीन का काम होगा, दे प्रिवेंट प्रोटेक्ट एंजाइम्स एंड मेटाबॉलिक प्रोटीन्स फ्रॉम डीनेचरिंग। तो दूसरे जितने भी मेटाबॉलिक प्रोटीन्स होंगे उनको डीनेचर होने से कौन बचाएगा, ये हीट शॉक प्रोटीन्स बनाएंगे। HSP जो है हीट शॉक प्रोटीन्स होंगे जो अदर मेटाबॉलिक प्रोटीन्स हैं। और इसके अंदर जो की पॉइंट या मेन पॉइंट है ये, जैसे आप नोट करेंगे एट आर अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड, HSP हीट शॉक प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस, और हीट शॉक प्रोटीन क्या करेंगे, दे प्रोटेक्ट अदर प्रोटीन्स फ्रॉम गेटिंग डीनेचर्ड या डीनेचरेशन से जो है उनको बचा लेते हैं। तो इस हवाले से चैप्टर 3 के अंदर सिर्फ 2 पॉइंट्स आपको हाई टेम्परेचर पे याद करनी है। कौन से हाई टेम्परेचर पे, कि नंबर 1 जैसे जैसे हाई टेम्परेचर होता है तो प्लांट के अंदर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो जाता है, एवापोरेटिव कूलिंग के जरिए उसका जो टेम्परेचर कूल डाउन जरा हो जाएगा। नंबर 2, एच आर अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लांट प्रोड्यूस हीट शॉक प्रोटीन, दे प्रिवेंट और प्रोटेक्ट अदर प्रोटीन्स फ्रॉम गेटिंग डीनेचर्ड। इस तरह से एक अब नई लाइक कोल्ड स्ट्रेस के हवाले से हम पढ़ेंगे कि जब भी जिस तरह से प्लांट के अंदर कोल्ड स्ट्रेस होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज है ना वो जरा मुतासर होती है। जैसे आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं। फास्फोलिपिड के बाइलेयर है, फास्फोलिपिड का ये जो है बाइलेयर होता है। बाइलेयर का मीनिंग होती है कि जैसे एक लेयर ये दूसरा लेयर, फास्फोलिपिड के बाइलेयर्स होते हैं। बाइलेयर का मतलब है हैविंग 2 लेयर्स। तो जब भी जिस तरह से कोल्ड या लो टेम्परेचर की कंडीशंस होती हैं तो जिस तरह से ये
ऑफ हो जाती है, एक तरह से सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी चीज जैसे सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगी, या सेल कोई मटेरियल भी इंपॉर्टेंट बनाएगा वो भी उस सेल से बाहर नहीं जा सकेगी। अगर जिस तरह से लो टेम्परेचर होगा तो बिल्कुल उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाएगी। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब सॉलिड इस तरह से जैसे आप कहें वो केमिस्ट्री वाली नहीं, जरा विस्कस हो जाएगी, ज्यादा ही विस्कस हो जाएगी, फिर उसकी वजह से फ्लूइड नेचर जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो बरकरार नहीं रहेगी। जब फ्लूइड नेचर बरकरार नहीं रहेगी तो सॉल्यूट की जो ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं हो सकती, नुकसान इसका ये होगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर वापस जो फ्लूइड नेचर, तब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फैटी एसिड जो इनके होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जैसे आप देख रहे हैं तो फास्फोलिपिड जो बाइलेयर होता है उसके अंदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कंपोजिशन होती है। तो इस तरह से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसके बाद जैसे एक तरह से ये फ्लूइड नेचर बरकरार हो जाएगी और इसकी वजह से मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन भी आसानी से हो सकती है। तो कोल्ड टेम्परेचर का ये इफेक्ट होता है कि जरा ये ज्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन विस्कस हो जाएगी तो फिर मटेरियल पास नहीं हो सकेंगे। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब भी, खास तौर पे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान या दुनिया के अंदर कई ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पे फ्रीजिंग कंडीशंस होती है, 0 टेम्परेचर होता है, पर वहां पे भी जैसे प्लांट्स जिंदा रहते हैं। तो वाई उनकी एक एडेप्टेशन ये होती है कि ऐसी कंडीशन के अंदर दे इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइड नेचर होती है वो बरकरार और की जो मूवमेंट रहती है। वरना अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये होगा कि मटेरियल्स जो है मूव नहीं कर पाएंगे और प्लांट की डेथ हो जाती है। तो इसी हवाले से लो टेम्परेचर पे हम देखेंगे, कोल्ड टेम्परेचर के हवाले से कि लाइक इन रेस्पॉन्स टू कोल्ड टेम्परेचर प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू कोल्ड स्ट्रेस बाय अल्टरिंग द लिपिड कंपोजिशन। अल्टर की मीनिंग क्या है, जैसे चेंज करते हैं, क्या कैसे चेंज करते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा लेते हैं, लिपिड कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन उसको अल्टर करते हैं। कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें ये अल्टर करते हैं, जो फ्रीजिंग कंडीशन होती है। खास तौर पे ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्रीजिंग टॉलरेंस होती है वही ये ऐसा काम कर सकते हैं। हर कोई प्लांट ऐसी कोल्ड स्ट्रेस में जिंदा नहीं रह सकता है। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्रीजिंग टॉलरेंस होती है, फ्रीजिंग कंडीशन के अंदर सर्वाइव भी वो पाएंगे, जैसे हमारे जैसे ये डेजर्ट्स वाले प्लांट, उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होगी। तो सिर्फ उन्हीं प्लांट्स के अंदर ये एबिलिटी होगी जिनके अंदर फ्रीजिंग टॉलरेंस होती है। फिर लिपिड की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। कंपोजिशन चेंज होने के बाद जैसे आप ने अभी नोट किया कि जिस तरह से सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो इनसाइड और आउटसाइड द सेल जो मूव कर सकती है, एक एडेप्टेशन ये है। दूसरी एडेप्टेशन ये होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यू नो वेरी वेल कि सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन की जगह या प्लेस होती है, साइटोसोल होता है, जहां पे केमिकल रिएक्शन होते हैं। साइटोसोल या साइटोप्लाज्म, प्लांट का जो साइटोसोल या साइटोप्लाज्म, इसके अंदर 60 to 90%, किन बुक में 70 to 90 या मुख्तलिफ जो है परसेंटेज दिए गए हैं, तो 70 to 90% जैसे वाटर होता है। अगर बाहर की जैसे फ्रीजिंग कंडीशन है और वहां पे साइटोसोल के अंदर 70 to 90% है, फ्रीजिंग कंडीशन भी है और साइटोसोल के अंदर वाटर भी पड़ा है। आप इवन एक कॉमन ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 या माइनस होता है, तो जाहिर है यकीनन उस वाटर की भी कंडीशन चेंज हो सकती है। ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो यकीनन यहाँ पे क्या होना चाहिए, आइस बननी चाहिए। जैसे कई जैसे टेम्परेचर -50 वाले इलाके भी है दुनिया के अंदर, -50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इतना जो माइनस के अंदर भी टेम्परेचर होता है, पर के अंदर भी साइटोसोल के अंदर फ्रीजिंग नहीं होती है, आइस नहीं बनती है। साइटोसोल यकीनन सुपर कूल होता है, साइटोसोल सुपर कूल हो सकता है, लिक्विड नेचर बरकरार रहती है, केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। अब दूसरा सवाल है कि लाइक आइस तो बनेगी पर कहाँ बनेगी, आइस क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड ऑन द सेल वॉल।
सेल वॉल पे भले आइस क्रिस्टल्स बन जाए, सेल वॉल पे आइस क्रिस्टल्स भले बन जाए, क्योंकि वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। जो सेल वॉल होती है वहां पे आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं, वहां पे आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं, साइटोसोल जो है सुपर कूल हो जाता है। इसको सुपर कूल करने में एक और जैसे पॉलीमर भी होते हैं, खास तौर पे जो फ्रीजिंग टॉलरेंस जैसे जिनके अंदर होती है, तो वो ये काम एक करते हैं कि इनके अंदर एक नए किस्म के पॉलीमर बनते हैं, पॉलीमर बनते हैं जिनका नेम होता है फरक्टन्स। फरक्टोज के पॉलीमर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं फरक्टन्स कहते हैं। फरक्टन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ द फरक्टोज। तो जब ऐसे फरक्टन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो ये साइटोसोल को जो है फ्रीज होने नहीं देते हैं, आइस बनने नहीं देते हैं, इसको सुपर कूल जरूर करते हैं। आइस बनेगी पर कहाँ बनेगी, वो सेल वॉल पे बनेगी। इस तरह से जो प्लांट अगर कोल्ड टेम्परेचर भी होता है तो उसमें भी ये जिंदा रह पाते हैं। दूसरी एडेप्टेशन ये होती है इनकी कि साइटोसोल सुपर कूल हो सकता है, आइस क्रिस्टल्स सेल वॉल पे बनेंगे। इसको सुपर कूल बनाने में या आइस क्रिस्टल से बनने में रोकने के लिए जो इन फरक्टन्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। फरक्टन्स का चैप्टर 1 के अंदर वहां पे डिटेल नहीं है फरक्टन्स के बारे में, पर फरक्टन्स एक ऐसे पॉलीमर्स हैं जिनके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि दे कैन स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर सकते हैं, उसको जो है लॉक होने नहीं देते हैं, उसको जैसे साइटोसोल के अंदर जो है आइस बनने नहीं देते। ये इन फरक्टन्स के अंदर ये एबिलिटी होती है। खास तौर पे आपने देखा होगा कि वीट का क्रॉप, हमारे इलाकों के अंदर वीट का क्रॉप या फसल किस मौसम में जैसे ग्रो करता है, जब बहुत ज्यादा सर्दियां होती हैं, बहुत ज्यादा सर्दियां होती है तो वहां पे वीट जो है वो भी प्लांट जैसे हो रहा होता है, वीट क्रॉप हो रहा होता है। वाई क्यों होता है, तो वीट के अंदर भी एक एबिलिटी होती है कि ऐसे फरक्टन्स डेवलप करते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर फ्रीजिंग टॉलरेंस, कोल्ड टॉलरेंस आ जाती है, सब प्लांट के अंदर नहीं। तो इस तरह से फ्रीजिंग कंडीशन चेंज इन सॉल्यूट कंपोजिशन ऑफ द सेल बाय प्रोड्यूसिंग डिफरेंट पॉलीमर, polymer of fructose is called as the fructans which allow the cytosol to supercool। cytosol को supercool तो करने की इजाजत देते, पर आइस फार्मिंग नहीं बनेगी। पर आइस कहाँ पे बनती है, यू नो वेरी वेल, आइस क्रिस्टल्स आर फाउंड एट द सेल वॉल। तो लो टेम्परेचर के अंदर प्लांट्स अपने आप को कैसे सर्वाइव करते हैं, नंबर 1 जैसे दे अल्टर the composition of the plasma membrane, they increase the concentration of unsaturated fatty acid, नंबर 1। और नंबर 2 जैसे पॉलीमर से एक नए किस्म के पॉलीमर फरक्टन्स प्रोड्यूस करते हैं। फरक्टन्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, साइटोसोल के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से आइस क्रिस्टल जाके सेल वॉल पे बनेंगे। साइटोसोल सुपर कूल होता है पर फ्रीज नहीं होता है, अगर फ्रीज होता तो ये इस प्लांट की डेथ हो जाती। उसके बाद नेक्स्ट एक कंडीशन पे आते हैं, रिस्पॉन्स टू हर्बीवोरी। हर्बीवोरी की अगर रिपीटेडली बार बार अगर कोई हर्बीवोर एनिमल होगा, हर्बीवोर एनिमल जाहिर है उसका खाना ही जैसे हर्बीवोर एनिमल का जो खाना भी प्लांट्स या ग्रासेस होते हैं, ग्रासेस होते हैं तो इसको ये खाएंगे, या प्लांट की कोई प्रोडक्ट होगी वो उसको प्लांट को ये खाएंगे। हर्बीवोर की डाइट ही नेचुरली यही है। पर अगर रिपीटेडली एक्सेसिवली बार बार ओवर ग्रेजिंग हो जाए तो यकीनन ये प्लांट भी कहेगा कि जैसे मेरी जैसे ग्रोथ हो रही है, कोई प्लांट जो एनिमल आ रहा है वो डेली में थोड़ी ग्रोथ करता हो तो खा जाता है, प्लांट जरूर नाराज होगा, बिकॉज इसका लाइफ साइकिल अगर इसी तरह से प्लांट्स को ये हर्बीवोर खाते रहेंगे तो लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तो यकीनन जैसे इसका जो आगे डेथ हो जाएगा, इसके नेक्स्ट मेंबर भी नहीं बन पाएंगे। तो नेचुरली एक इनके पास ऐसी एडेप्टेशन डेवलप हो गई जिसके बाद ये एक्सेसिव हर्बीवोरी से भी जैसे वहां उस स्ट्रेस से भी ये निकल आते हैं। जैसे शिकायत नहीं करेंगे हर्बीवोर एनिमल से, लड़ भी नहीं सकते हर्बीवोर एनिमल को, जैसे कहेंगे आप काइंडली हमें ना खाएं ऐसे भी नहीं कह सकते हैं, किसी दूसरे से हेल्प भी नहीं ले सकते हैं। पर इनके पास खुद ही नेचर ने एक ऐसी एडेप्टेशन दी है जिसकी वजह से जो हर्बीवोर एनिमल्स ओवर ग्रेजिंग या एक्सेसिव हर्बीवोरी से जो है लाइक बच सकते हैं। स्ट्रेस तो है, यकीनन एक स्ट्रेस है। हर्बीवोरस एनिमल जब बार बार रिपीटेडली खाएंगे तो यकीनन प्लांट के लिए एक स्ट्रेस है। तो ऐसी एक्सेसिव हर्बीवोरी वाली कंडीशन में पहली एक एडेप्टेशन होती है, दे डेवलप थॉर्न्स। जैसे कांटे जब होते हैं किसी भी प्लांट के अंदर तो हर्बीवोर जो एनिमल होता है यकदम आके दौड़ के नहीं खाता उनको, बिकॉज जो बहुत ही बड़े स्पाइन्स होते हैं एक दो बार ऐसे लगेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस प्लांट को अवॉइड करेगा कि यार इसके अंदर तो कांटे, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। और उनकी लीव्स भी बहुत ही छोटी, प्लांट के पास है क्या, जस्ट लीव्स होते हैं जो ये हर्बीवोर एनिमल खाता है। तो लीव्स उनकी
छोटे भी होते हैं और कांटे बड़े हो जाते हैं। जब कांटे बड़े हो जाते हैं, उनको अगर खाने की कोशिश करेंगे तो यकीनन तो फिर उनको कांटे चुभेंगे और नेक्स्ट टाइम उससे अवॉइड करेंगे इस लाइक प्लांट को खाने से। इसी तरह से दूसरी एक स्ट्रेटेजी होती है, डिस्टेस्टफुल केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, डिस्टेस्टफुल केमिकल या टॉक्सिक केमिकल। जैसे हमारे इलाकों के अंदर एक वेरी कॉमन प्लांट है जो अक्सर आपने रोड साइड पे देखा होगा, रोड दोनों तरफ से आपने देखे होंगे, देवियां, जिसे आप देवी प्लांट होता है। देवी प्लांट के लीव्स और एक कीकर या बबुल या बबर ट्री होता है, उसके भी लीव्स अगर आप देखेंगे आपको एक जैसे नजर आते हैं, सिमिलर ही नजर आते हैं। पर जो गोड्स या इनको खाती हैं, इनको अगर देवी प्लांट के जो लीव्स देंगे तो एक बार अगर टेस्ट करें ना, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो कभी भी उस प्लांट को नहीं खाएगी। पर जो कीकर या बबूल का ट्री होता है उसको शौक से खा रही है वो गोट। तो वाई इज, इनको क्यों नहीं, बिकॉज दे हैव डेवलप्ड डिस्टेस्टफुल केमिकल, दे हैव डेवलप्ड टॉक्सिक केमिकल। ऐसे ही जिस तरह से अगर कोई एक रेस्टोरेंट, एक होटल, उसका खाना एक बार आपको जैसे खराब मिले, नेक्स्ट टाइम जैसे आपको भूख भी लग रही होती है, उसके करीब से भी गुजर रहे, पर कहेंगे नहीं खाएंगे हम, क्योंकि हमने फलां दिन आए थे, खाया था, इसका खाना अच्छा ही नहीं है। तो इसी तरह से ये भी एनिमल भी इसी तरह से करते हैं। एक बार अगर कोई टेस्ट करते हैं कि इसकी केमिकल्स की टेस्ट डिस्टेस्टफुल है, टॉक्सिक है, तो नेक्स्ट टाइम उसको जो है नहीं खाते। ये एक मैकेनिज्म होती है एक्सेसिव हर्बीवोरी से जान छुड़ाने के लिए। एक और एडेप्टेशन है जो अभी हमने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा है, चैप्टर 2 के अंदर प्लांट सेक्शन के अंदर पढ़ा है, अगर किसी स्टूडेंट को याद है, स्केलेनकाइमा जो होता है ना, ये भी उसके अंदर स्केलेनकाइमा के अंदर जो स्टोन सेल्स की डेवलपमेंट हुई है, स्टोन सेल की जो एडेप्टेशन प्लांट के अंदर आई है, वो स्टोन सेल से एक्चुअली इस हर्बीवोरी से जान छुड़ाने के लिए ऐसे स्टोन सेल्स जो डेवलप हुए ताकि उनको कोई हर्बीवोर एनिमल चबा ना सके, ताकि फ्यूचर में इसको ना खाए। बुक में नहीं है, पर हम सिर्फ इन दो चीजों को याद रखेंगे कि एक डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, नंबर 2 डिस्टेस्टफुल केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से यकीनन जैसे लाइक अपने आप को प्लांट बचा लेते हैं। इसी तरह से पैथोजन, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, यू नो वेरी वेल के इस एटमॉस्फेयर के अंदर ना फकत प्लांट है, पर उसके इर्द गिर्द कई ऐसे डिजीज कॉजिंग एजेंट मौजूद है, वायरसेस मौजूद है, बैक्टीरिया मौजूद है, फंजाई मौजूद है, डिजीज कॉजिंग एजेंट। ये तो प्लांट्स हैं, पर इंसानों को भी ऐसे डिजीज कॉजिंग एजेंट है, वो भी अटैक करते रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का वो सबब बनते रहते हैं। कई माइक्रोब्स हैं, अगर इंसान बीमार होता है, माइक्रोब्स का अटैक होता है, पैथोजन का अटैक होता है, तो यकीनन हम कांटेक्ट करते हैं डॉक्टर साहिबान से, कोई मेडिसिन ड्रग्स लेते हैं और उसको माइक्रोब्स को किल करते हैं, एंटीबायोटिक स्पेशली। पर प्लांट किसको दिखाए कि भाई मेरी तबीयत खराब हो गई है या मेरे ऊपर जो माइक्रोब्स का अटैक हुआ है, इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। तो नेचर ने उनको भी जैसे काफी सारी एडेप्टेशंस दी है, जिसमें वन ऑफ द एडेप्टेशन जैसे ये होती है कि लाइक सबसे पहले इनका एक डिफेंस सिस्टम है जिसके लेयर्स हैं, लेयर्स हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग के भी जैसे डिफेंस की स्ट्रेटेजीज के हवाले से लेयर है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसी तरह से इनके अंदर भी ऐसे डिफेंस के या प्रोटेक्शन के एक लेयर्स बने हुए ताकि उसमें कोई इंटर भी ना हो। जितने डिफेंस की जो होते हैं वैसे ही अपनी स्ट्रेटेजीज डिवाइस करते हैं कि अगर कोई फॉरेनर, कोई इस तरह से कोई बंदा आ जाए तो उसको कैसे ट्रैप किया जाता है या उसको किल किया जाता है, तो वो भी स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो कुदरती तौर पे प्लांट्स तो एक्सपोज हैं, पैथोजन आ सकते हैं। कौन से पैथोजन? वायरसेस, बैक्टीरिया, स्पोर्स ऑफ फंजाई, और नंबर ऑफ डिजीज भी करा सकते हैं। नंबर ऑफ डिजीज हमने पढ़ी है, पैथोजेनिक डिजीज पढ़ी है, जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर वायरल प्लांट वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज सब मौजूद है। तो इसी तरह से अगर प्लांट्स को जैसे ऐसे पैथोजन इफेक्ट करेंगे तो यकीनन ऑर्गेनिज्म का एक उसके पास क्या होना चाहिए, उसका एक डिफेंस सिस्टम होना चाहिए जो इन डिजीज से प्रोटेक्ट करे। तो डिफेंस स्ट्रेटेजीज के हवाले से पहली डिफेंस स्ट्रेटेजी इनके पास है, जैसे ह्यूमन बीइंग के पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंटैक्ट स्किन है। जब तक स्किन इंटैक्ट है कोई भी पैथोजन इंटर नहीं हो सकता है। बाकी अदर ओपनिंग्स है उनके जरिए या फूड के जरिए पैथोजन आ सकता है, या स्किन जो है कट लग जाए, एक्सपोज हो जाए तो पैथोजन आ सकता है। जब तक स्किन इंटैक्ट है कोई भी पैथोजन इंटर नहीं हो सकता है। इसी तरह से इनके यहाँ भी प्लांट के अंदर एपिडर्मिस होता है, एक अपर एपिडर्मिस है, दूसरा एक लोअर एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस जब तक इंटैक्ट होता है तो पैथोजन की एंट्री नहीं होती है, पैथोजन की
एंट्री नहीं होगी जब तक एपिडर्मिस इंटैक्ट होता है, कोई इसको जैसे फिजिकल डैमेज ना हो एक्सटर्नल पार्ट को। और चैप्टर 2 के अंदर भी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था पैथोजन से, याद नहीं है आपको? रेक्टेंगुलर सेल, फैलम, बिकॉज एपिडर्मिस तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो गिर जाता है, तो फिर उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, वो भी चैप्टर 2 के अंदर। बहरहाल अगर जिस तरह से आपको पता है कि प्लांट्स रेगुलर अपनी जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जिस तरह से गैस एक्सचेंज है या वाटर वेपर्स है उनका जो है एवापोरेशन करते हैं, तो स्टोमेटा एक पोर या ओपनिंग होते हैं वो खुले होते हैं। तो ये फंजाई या पैथोजन होते हैं, इन स्टोमेटा के जरिए अंदर आ सकते हैं। अगर क्यूटिकल भी मौजूद है, एपिडर्मिस भी मौजूद है, वहां से कोई अगर पैथोजन एंटर नहीं हो सकता है, तो जिस तरह से ऐसे पोर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा, उनके जरिए जैसे एंटर हो सकते हैं। तो एपिडर्मिस को हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। एपिडर्मिस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कोई पैथोजन इंटर नहीं हो सकेगा। पर पैथोजन कैसे इंटर हो सकते हैं? या वुंड्स के जरिए इंटर हो सकते हैं या स्टोमेटा के जरिए इंटर हो सकते हैं। जहाँ वुंड्स या उसको कोई फिजिकल डैमेज होता है, कट लगता है, तो उसके जरिए या स्टोमेटा के जरिए इंटर हो सकते हैं। स्टोमेटा के जरिए या वुंड्स के जरिए इंटर होंगे तो एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस काम करती है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर एक केमिकल होता है जिसका नेम है फाइटोएलेक्सिन, जो नेचुरल एंटीबायोटिक के तौर पे काम करेंगे। ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लाइक इस आपको नोट करेंगे। तो इसके अंदर एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, केमिकल अटैक होगा, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसे फाइटोएलेक्सिन कहते हैं। और फाइटोएलेक्सिन बिल्कुल एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा। जैसे एंटीबायोटिक का रोल क्या होता है, दे किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेम इसी तरह से ये किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, कोई एंटीबायोटिक ड्रग मेडिसिन नहीं ली, पर नेचुरली कुदरती एक मैकेनिज्म है कि दे प्रोड्यूस फाइटोएलेक्सिन, और फाइटोएलेक्सिन की मदद से जो है उन पैथोजन से फाइट करते हैं या उनको किल या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। एक और कंडीशन है जिसको हम कल डिस्कस करेंगे।